बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको पॉलिटिकल डायरीज में खुशामदीद कहता हूँ और अज़हर सदीक साहब हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सदीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत की कोशिश रही कि किसी तरह ये काजी फायद ईसा वाला जो मामला है, इस पर स्ट्रांगली कम बैक किया जाए। मुख्तलिफ कमेटीज बनाई गई, मामलात को देखा गया, क्या-क्या कानूनी पहलू मौजूद हैं और रेमेडीज मौजूद हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर सदीक साहब ये लोगों के इल्म में तो ये बात है ना कि एक दरखास्त जब सुप्रीम कोर्ट उसे उसके हक में या उसके खिलाफ या किसी भी दरखास्त पे फैसला दे देता है, तो नजरसानी अपील होती है। उसके बाद ये मामला स्टॉप हो जाता है। इसके बाद कोई मकाम ऐसा नहीं है कि जहां पर उस दरखास्त को लेकर जाया जा सके। अब ये जो नजरसानी जो दरखास्त जिसका हवाला मैं दे रहा हूं, वो दायर की गई है और ये नज़रसानी दरख़्वास्त जो है, सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-क़ानून की तरफ से दायर की गई है और एफबीआई और शहज़ादा अकबर ने भी दायर की है। और ये दरख़्वास्त क्या है कि जस्टिस काज़ी फ़ाज़ी ईसा रेफ़रेंस में सुप्रीम कोर्ट से जो दोबारा रुजू किया है, इसमें कहा गया है कि सदर ममलिकत ने अज़ खुद नोटिस दायरा-ए-इख्तियार के तहत आईनी दरख़्वास्त दायर की। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल दरख़्वास्त में जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को फ़रीक बनाया गया है। दरख़्वास्त में सदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नज़रसानी दरख़्वास्त पर फ़ैसले के बाद अज़ खुद नोटिस दायरा-ए-इख्तियार पर समाअत हो सकती है। और इससे पहले 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसले में जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस जो था, उसे कलअदम करार दिया था और उसके बाद इसे खारिज कर दिया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना तफसीली फैसला भी जो है वो जारी किया। अब सर ये थोड़ी सी बात आप समझा दें। क्या ये हुकूमत को मालूम नहीं था कि रजिस्ट्रार ऑफिस जो है इस दरखास्त को वापस कर सकता है इतराज लगाकर, जो उन्होंने किया आज दायर हुई, फिर उसे इतराज लगाकर वापस कर दिया गया कि दो दफा नजरसानी नहीं हो सकती। एक तो इस पर रोशनी डाल दें कि कानून क्या कहता है। और मैं बतौर एक तालिब इल्म ये भी आज जानना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जब आप कोई शख्स कत्ल करता है ना और उसमें उसे फांसी की सजा हो जाती है, तो वो करते 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 सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, फिर नजरसानी, ऐसा ही सर प्रोसेस है ना। और फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो उसके ऊपर कोई ना कोई, हाँ, उसे पार्डन कर दे, माफ कर दे, कुछ भी कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि सदर के पास बहुत सारी पावर्स हैं और ये तो कत्ल को और प्रॉपर्टीज की जो रिवोल्यूशंस है और बताया जाए माइंड ट्रेल सर, इसको जरा आमने सामने रखकर देखे। और मैं आपकी तवज्जो, क्योंकि मैं इसके बाद सारा टाइम आपका है, मैं आपकी तवज्जो और अपने सुनने वालों की वो उस इंडिपेंडेंट को दिए गए उस इंटरव्यू को भी हमें याद रखना होगा, जिसमें एक शख्स बैठा हुआ था, उसने कहा, अब वो सहाफी साहब जो हैं, शायद वो अपनी प्रिपरेशन नहीं करके गए थे या क्या नहीं करके गए थे, अलवी साहब ने सदर पाकिस्तान में तो वाज़ेह कह दिया था। उन्होंने कहा यार मैं क्या करता, मैं एफआईए को कहता, एफबीआर को कहता कि इन्वेस्टिगेशन करो, हमने तो रेफरेंस ही भेजना था ना, तो बदनीयती पर कैसे ये मबनी था। तो सर ये जरूर समझाइएगा, दो नुकात हैं कि क्या इतराज लगने का मामला हुकूमत को मालूम नहीं था, अगर मालूम था तो अगला स्टेप क्या होगा, और दूसरा ये जो कत्ल और फांसी वाला जो मामला है सदर पाकिस्तान का, और ये मामला उससे मुझे तो सर बड़ा लगता है क्योंकि कौम जानना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर इंसाफ का कत्ल हुआ है। वहां पर तो कोई एक शख्स किसी को मार के आ जाता है ना, यहाँ पर तो इंसाफ का कत्ल हुआ है। वो इमारतें, वो अदालतें, अब तो मैंने अदालतें नहीं कहता, ये इमारतें हैं जहां पर एक लफ्ज था ना सर, मीना बाजार, जुमा बाजार, अब इतवार बाजार लगता है। सर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ चीजें तो मैं इत्तेफाक नहीं करता आपकी बातों से। बहरहाल वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन मैं एक बात देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठा दिए और ये बहुत जरूरी है। वक्त की नजाकत है, ये चीजों का जवाब आना बड़ा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का अभी चूंकि तफसीली फैसला नजरसानी का, यानी नजरसानी जो 6 जजों का फैसला था, 7 जजों का जो फैसला था, 6 जजों ने अगर उसको सेट असाइड करना है और 6-4 की रेशो को सामने रखते हुए, तो वो जो बहस हुआ है वही नजरसानी करना है ना, उसके अलावा तो नहीं नजरसानी कर सकती ना। और वहां उस फैसले में एक चीज बड़ी वाज़ेह कह चुकी है। एक तो हम्म। अज खुद नोटिस आर्टिकल, यानी यानी अगर आप कहें कि रेफरेंस ही क्वैश कर दिया, इसका मतलब है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो टोटल रिटर्डेंट हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता।
सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 209 के जुरिस्डिक्शन को ले नहीं सकती है। अब यहाँ एफबीआर की रिपोर्ट फॉर द टाइमिंग अगर मान लें एक साइड पे हम फेंक दें इस बात को कि उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, तो लेकिन वो जो हकायक है वो हकायक आज भी जिंदा हैं और मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने तई आज खुद नोटिस आज खुद इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कंप्लेंट को ले सकती है और इसको फाइनली डिसाइड करना चाहिए उसको, और मैं समझता हूँ करना होना चाहिए इस बारे को। और यहाँ ये नजरसानी की दो वजूहात है। एक तो बड़ी वाज़ेह बात है, आइन के आर्टिकल 184 3 को पढ़ ले, फिर आर्टिकल 188 को पढ़ ले और सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 देख लें। नजरसानी की दरखास्त इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरी दायर नहीं हो सकती है, लेकिन मैंने इस पे बड़ी इख्तियारी की हुई है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इसके ऊपर मौजूद है कि वो एक नजरसानी में वो लाजमी नहीं है कि फाइनल, वो बड़ा मशहूर फिक्रा है कि हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए गलतियां वगैरह जो कि हम फाइनल हैं, हम जो कह दिया है वो फाइनल है, बस उसके बाद बात खत्म हो गई है। जहां तक वो सदर पाकिस्तान को माफी देने का इख्तियार है, तो वो आर्टिकल यानी आइन ने प्रोवाइड किया आर्टिकल 45 के तहत पार्डन करना, रिप्रीव करना, वो सारा इख्तियार उसको दिया हुआ है। या नजरसानी की दूसरी ताकत का इख्तियार नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ एरर रह जाते हैं। बड़ा मशहूर केस में बताता चलूं, इसी तरह एक केस था, नाम नहीं लेता उनका, उनको सजा हो गई दहशतगर्दी में और कत्ल के नाम, और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। इस दौरान उनकी सुलह हो गई। सुलह हो गई, सुलह होने के बाद वाज़े तौर पर उस वक्त जो है ना उम्र कैद की सजा 14 साल थी। अमेंडमेंट हुई बाद में, जब सुलह होने के बाद तो सजा हो गई उसकी अपना उम्र कैद, वो तकरीबन को 22-24 साल के करीब बनती है। नजरसानी भी खारिज हो गई। हमारे आसम रफीक खोसा साहब जो है ना, वो वकील थे। जब वो हमारे पास आए, हमने कहा ये तो देखो कानून का कत्ल है, कत्ल इस तरह से है, यानी नजरसानी भी खारिज हो चुकी थी। ये मैं रिकॉर्ड में बताने लगा हूं आपको, और ये मैं रास्ता भी दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्या करे इस बारे से। हमने आइन के आर्टिकल 184 थी, आज मैंने ट्वीट में ये बात लिखी है। एक तो है कि वो नजरसानी का जो फैसला है ना, उसके खिलाफ अपील दायर करे, रजिस्ट्रार के पास अपील दायर होगी, सिंगल जज के पास, वहां अपना पॉइंट ले। दूसरा ये है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के साथ पिटीशन के ये एरर है, ये गलतियां हैं, या जो भी आप कहें लीगल एरर है, अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड अवेलेबल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एरर है, ज्यूरिस्प्रूडेंस खराब हो रही है, और वहां पर वो 184(3) की बकायदा पिटीशन दायर की, एतराज लगा, रजिस्ट्रार एतराज लगा कि 184(3) कैसे हो सकती है। उन्हें बताया कि भाई सजा चेंज हो चुकी हुई है। अच्छा, उस आदमी को उम्र कैद की सजा हुई। अब उम्र कैद की सजा जो है ना, चूंकि अमेंडमेंट आ चुकी थी, अपना अमेंडमेंट का इख्तियार जो होना था वो उस डेट से होना था, सुलह के बाद की डेट था। सुलह सुलह के वक्त तो जब सुलह हुई तो उस वक्त उम्र कैद की सजा जो थी, वो उम्र कैद वही होनी थी। फिर वो बकायदा 184(3) में पिटीशन दायर की, वो एतराज लगा, उस पर एतराज उतारा गया और 184(3) की पिटीशन की बकायदा समाअत हुई। ये मैं रिकॉर्ड में बता रहा हूँ। यानी कानून चेंज हो गया, तो उसके बाद मैंने एस्टेब्लिश किया इस चीज को। तो यहाँ जो है ना, यहाँ मैं समझ दो हैं। एक तो लाजमी, जैसे मैंने बताया कि एतराज की अपील दायर की जाए, वो शायद इतना स्कोप नहीं है, लेकिन 184(3) की पिटीशन में आज भी है। और अभी तक मैं हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजेस हैं, जिन्होंने डाइसेंटिंग व्यू, जिन्होंने जो अथॉरिटी जजमेंट है, मेजोरिटी जजमेंट है, अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया। वो तफसीली फैसला आना बड़ा जरूरी है। यानी उस तफसीली फैसले से एक सिमत का तयन होगा कि क्या, यानी अब टोटली खत्म कर दी है, क्या वो हकायक ही खत्म कर दी है। एफबीआर की रिपोर्ट खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हकायक ही खत्म कर दी है कि काजी जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस हो नहीं सकता, क्योंकि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर है। और उस जजमेंट ने जो इसको रिव्यू करने जा रहे हैं, उन्होंने होल्ड किया था, और वाकई जजेस जो हैं ये पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। तो आइन का सेक्शन 9 जो है नैब ऑर्डिनेंस का, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के वही पैरामीटर आएंगे जिसमें है बच्चे, बीवी। यानी अगर आप ये वाला प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई करेंगे तो नैब के रेफरेंस के केसेस जितने हैं, पूरी 99 के बाद की हिस्ट्री सारी बदल जाएगी। अब पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन अपनी जगह है, तो ये हो नहीं सकता है, और इसीलिए जजमेंट का इंतजार किया जा रहा है। 184(3) में पिटीशन आज भी दायर कर सकती है, और वो चूंकि वजह है कि ये लीगल न्याय, यानी अगर तो आपने सारा कुछ ही खत्म कर दिया, फिर तो ये लीगल एरर है। आपने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। और जहां तक ये बात है, ये कोई लड़ाई का मसला नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा है।
मनी ट्रेल आज तक नहीं दे सके। और वो दोस्तों ने मेरे ने कहा कि वो खतों वाली सरकार, आपको पता है मिसेस सरीना ईसा जो है वो हाईकोर्ट में बैठे हुए, तो किसी ने खतों वाली सरकार उनको कह दिया। वो अब यानी सदर को अब तक कोई ये गालिबन दूसरा तीसरा खत लिखा है। एक खत 2020 में लिखा, एक अप्रैल 2001, एक गालिबन जनवरी 2021 में लिखा, और फिर एक ये ताजा तरीन जो खत लिखा उन्होंने। क्या मकसद है उस खत का? भैया आप बड़ी सीधी सी बात है, जो बातें हैं नहीं, एक बंदा जुबान पे आकर जुबान भी ना खोले, आर्टिकल 88 आर्टिकल 19 को कहें सुप्रीम कोर्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर कोई बात नहीं कर सकता। आप जुबान बंदी की तरफ लेकर जा रहे हैं, और ये तो बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस चीज को सामने रखते हुए अगर आप देखें, अच्छा आपको याद होगा कि अरशद शरीफ ने और अदील ने बाकायदा एक जो एफबीआर का जवाब था, जो रिपोर्ट थी जुल्फकार अहमद कमिश्नर की, वो एक सीएमए के जरिए दायर की। वो सीएमए की कॉपी मैंने निकलवाई है वहां। उस रिपोर्ट के अंदर 3 चीजें तो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो है कि 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी और 100% शेयर मिसेस सरीना ईसा का है। और 2003 से लेकर 2013 में कह रहे हैं जो बच्चों की फीसों और उस कॉन्टेक्स्ट में पैसे गए हैं उससे प्रॉपर्टी खरीदी। हालांकि वो तो आपने जिक्र ही नहीं किया। अगर वो जिक्र किया तो ये बकायदा उस ऑर्डर में, जुल्फकार के ऑर्डर में लिखा है कि वो जो पैसे बच्चों की फीस के थे वो कहाँ से दिए आपने, अगर ये प्रॉपर्टी ले ली थी उसकी अलहदा होनी है। फिर इसी तरह ज्वाइंट अकाउंट था जस्टिस काजी फायजीसा और एहलिया सरीना ईसा का, और वो भी डिक्लेयर नहीं था, वो जज साहब ने भी डिक्लेयर नहीं किया था। उसके हवाले से भी अलहदा प्रोसीडिंग के हवाले से उन्होंने कहा है। तो और मनी ट्रेल में जब जिक्र था कि एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से कोई डिटेल सामने, चूंकि प्रॉपर्टियां अनवर मंसूर साहब ने भी कहा था प्रॉपर्टियां बेच चुकी हैं। वो जो फॉरेन करेंसी अकाउंट के एग्जम्पशन नहीं थी, ये भी क्लियर कर दिया, और बाकायदा 3.5 करोड़ से जायद का टैक्स लगाया कि वो जो प्रॉपर्टियां खरीदी हैं अनडिस्क्लोज इनकम है, तो उस पर वो टैक्स है। इसका मतलब वो जराए एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और वो जो पैसा फॉरेन करेंसी अकाउंट में डाला वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये जराए अगर आप दे रहे हैं, क्लियर कर दें आज भी आकर, मेरा नहीं ख्याल है कोई बात रह जाएगी। अब जो हो गया, अब अभी तक वो जराए सामने नहीं है, डिटेलें सामने नहीं है। मेरा ख्याल है ये कि जो कानूनी जो निकात है वो हमने सारे कवर कर ली, और पॉलिटिकल एंगल इसमें तो खैर पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं। और इसको मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत अब देखिए इतराज और जो आपने सजेशंस दी हैं, लोग आपसे भी कांटेक्ट में हैं, देखें कि अब ये होता क्या है। आपने ना शुरू में जवाब के अपने शुरू में कहा था कि आपकी मैं कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं करता। मैं वो जानना चाहूंगा कि कौन सी बातों से आप इत्तेफाक नहीं करते? सारी अच्छा बातें तो आपने इत्तेफाक कर लिया। आपने वो बल्कि आपने एक एग्जाम्पल भी निकाली, वो सजाए मौत वाली और सारा सिलसिला, और प्रेसिडेंट के पास जो इख्तियारात हैं। तो सर केड़ी गल है जी तुसी इत्तेफाक नहीं करते? जी ये भी आज आप कौम को बता दें, क्योंकि आज आप और मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। मैं बता दूं, वो देखिए अब कई दफा ऐसा है, देखिए सारे जजेस एक जैसे नहीं होते। आपने वो लफ्ज इतवार बाजार या किस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए ना, तो देखिए ना जो भी है। सर वो आपने पेश होना है ना। वो हमारे एक दोस्त हैं इमरान रियाज खान साहब, वो मेरी बात तो सुने ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने ना कुछ वो जब अपने वीलॉग्स करते हैं ना, तो वो उसमें जो वो ताकतें या वो किरदार जो बर्तानिया में मौजूद है, और यहाँ पर तो आपको हर चीज प्रूव करनी पड़ती है ना, ऐसे तो नहीं मुंह उठा के आप कोई बात कर सकते। तो सर वो मजबूरी उनकी नहीं है, और हमारी ये हमारे पास भी वो मजबूरी नहीं जो आपकी मजबूरी है। आपने सुनिए, एक मजबूरी का इशू नहीं है इरफान साहब। देखिए वजह ये है सर कि ना मुझे अच्छी तरह मैं एक स्टॉप पे, मेरी बात सुने, एक ट्रेन स्टेशन से बाहर निकला, उसने मुझे ना भुला के बंदे ने कहा, उन्होंने कहा सर आप इरफान हाशमी है? मैं कहा जी। कहते सर मेरी बात सुने। उन्होंने कहा ये जो जुमा बाजार लगाया, मैं कहा जुमा बाजार तो पहले लगता था। उसने कहा नहीं, ये अदालतें इस मुल्क का निजाम सही कर देना, पाकिस्तान का सब कुछ ठीक हो जाएगा। आम बंदा जो बैठा है ना, वो अदालतों को बुरा कह रहा है। इंसाफ नहीं मिलता ना सर, सारा निजाम खराब हुआ। हुकूमत देखिए मैं देखिए ना, ये नहीं 126 में से हम गालबन 120 पे हैं। मैं इस बातों से, मुझे मैं एक हवाला देता हूँ। हमारे यहाँ हुआ इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो ड्रामा किया, वो पीसीओ के नाम पे जजेस निकाले, हमने गालियां निकालना शुरू, हमने ना जालियां निकालना शुरू कर दी जजों को और वो सारों को। हमारे सीनियर्स ने हमें एक बात समझाई, उन्होंने कहा ये चेहरे नहीं है, आपको सेव करना इन अदालतों को, ये हैं इमारतें ही। हमने इस अदालतों के डिकरम को, जो चेहरे है ना, चेहरों पे हजार इख्तलाफ है। मेरे बड़े जजेस के ऊपर बड़े शदीद इख्तलाफ आता है, बड़े तहफ़्फ़ुज़ आता है मुझे, और मैं खुल के बात करता हूं। लेकिन जब वो लफ्ज अदालत आता है, अदालत से मुराद फिर वो पूरा सिस्टम आ जाता है। पूरा सिस्टम खराब नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मसाइल है।
और इसलिए मैं कहता हूँ इतवार बाजार सारा नहीं है, वो थोड़ा बहुत कोई इतवार बाजार कहीं ना कहीं लग जाता है। और वो तो पता है हर प्रोफेशन में हर जगह पर मौजूद है। इसलिए हम खुल के बात कर रहे होते हैं। ये देखें ना आपके सामने है जस्टिस कादी फायद ईसा का केस, जितना खुल के हम डिस्कस करते हैं, आप बता दें इतनी खुल के बातें किसी और जगह या किसी और यूट्यूबर में इस तरह की बातें होती हैं, हम बैठ के हमारे प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे होते हैं, आप तो खुल के बात कर रहे होते बहुत शुक्रिया अजय सदीक साहब, आपके वक्त का। व्यूअर्स जी, आज हमारा शो था पॉलिटिकल डायरीज। मुझे और अजय सदीक साहब को इजाजत दीजिए। अब कमेंट्स में जरूर भेजिएगा। अब तो सदीक साहब व्यूज भी आना शुरू हो गए पॉलिटिकल डायरीज के। वो असल में बताऊं मैं आपको, अब ये आपने रेगुलर, मैं आप कह रहा हूं, मुझे बार बार डिमांड आती है कि रेगुलर रहें। हम तो भी एक प्रोग्राम कह रहे हैं, वो कई जगह तो आता है जी दो, आपको कम से कम 24 घंटे में एक प्रोग्राम नहीं होता है। आपको चाहिए कि आप इश्यूज के साथ साथ एक से ज्यादा प्रोग्राम किया रहे, लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास, हम यही कह सकते हैं। वो आप कर रही है ना, 3-3 प्रोग्राम कर रहे हैं पॉलिटिकल अब वो डायरीज। क्या करूं, वो क्या करूं, गाय रखनी बड़ी जरूरी है ताकि डेली की एक्टिविटीज ना। फिर मुझे असल में होता क्या है इरफान साहब, टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन होता क्या, फिर फोन आते हैं मुझे, फिर व्हाट्सएप पे आते हैं, मेरे वो नंबर एक डिस्प्ले कर रहा होता हूँ, उस डिस्प्ले पे इतने मैसेजेस आते होते हैं, वो एक एक को जवाब देने की बजाय, इसलिए बेहतर है प्रोग्राम कर दिया गया। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। मुझे और अजय सदीक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने। अस्सलाम वालेकुम।